नेशन न्यू में देश और दुनिया की हर अहम खबर से आप होंगे सरोकार, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि चालान से बचने के लिए कोई किस हद तक जा सकता है। गुजरात के पाटन से तस्वीरें आई हैं। तस्वीरें देखिए, आप देखेंगे कि बेतरतीब खड़ी गाड़ियों को उठाने वाली पुलिस की टोइंग वैन आती है और ये टो वैन जो है किस तरह से एक शख्स की गाड़ी को उठाने लगती है और ये सर पटकने लगता है। पहली नजर में समझ नहीं आता कि आखिर इस क्रेन के सामने ये शख्स जो है, टो वैन के सामने शख्स ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। दरअसल इस शख्स की गाड़ी रास्ते पर खड़ी थी, जिसे उठाने के लिए पुलिस वाले पहुंचे तो आदमी पुलिस की टोइंग वैन के पास पहुंचा और अजीबोगरीब हरकत करने लगा। वो खुद पर प्रेतात्मा आने का दावा करने लगा। करीब घंटे भर तक ड्रामा चलता रहा, लेकिन पुलिस वालों के आगे उसकी दाल नहीं गली और आखिरकार 200 रुपए की पेनल्टी उसे चुकानी ही पड़ी। आगे बढ़ते हैं। सीबीएसई पेपर लीक कांड पर छात्रों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली से लेकर लुधियाना और आगरा तक छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एनएसयूआई ने इस मामले पर राजनीतिक रंग देकर हल्ला बोलने की कोशिश की। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के घर तक मार्च निकाला गया, तो वहीं कानपुर और आगरा में भी छात्रों ने प्रदर्शन किया। पेपर लीक कांड पर सरकार जांच का भरोसा दे रही है लगातार। सीबीएसई री एग्जाम कंडक्ट करने की बात कह रही है। इकोनॉमिक्स के पेपर की तो तारीख भी आ गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या गणित का पेपर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि अगर दोबारा गणित का पेपर कंडक्ट भी कराया जाता है तो वो सिर्फ दिल्ली हरियाणा में होगा। सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या व्हाट्सएप के जरिए दूसरी जगहों पर पेपर नहीं पहुंचा होगा। तो अभी सरकार को लेकर लोगों के मन में काफी नाराजगी है। तो सवाल यही कि आखिर पेपर लीक के गुनहगार कौन हैं, जिसको लेकर पुलिस अभी तक माथापच्ची में जुटी है। दिल्ली से लेकर झारखंड तक छापेमारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो सीबीएसई के कंट्रोलर ऑफ एग्जाम से भी पूछताछ हो रही है। जांच की आज झारखंड तक जा पहुंची है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संदेह के आधार पर 6 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है और अब क्राइम ब्रांच उस विसल ब्लोअर को ढूंढ रही है जिसने सीबीएसई को आगाह किया। दरअसल 23 मार्च को सीबीएसई को एक अज्ञात शख्स ने अलर्ट किया, एक फैक्स भेजा और दिल्ली के कोचिंग सेंटर और 2 स्कूलों पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाया। फिर 26 मार्च को सीबीएसई के ऑफिस में एक कोरियर आता है जिसमें 4 पेज में 12वीं क्लास के इकोनॉमिक्स के प्रश्न पत्र के जवाब लिखे हुए थे। साथ ही उसमें 4 लोगों के मोबाइल नंबर भी लिखे हुए थे जिन्होंने व्हाट्सएप पर ये पेपर रिसीव किए। फिर 28 मार्च की सुबह 1:39 पर सीबीएसई के चेयरपर्सन को मेल मिला। उसमें 12 पेज अटैच थे। इस मेल में मैथ्स के पेपर और उसके जवाब मौजूद थे। मेल में पेपर कैंसिल करने की अपील की गई, लेकिन सीबीएसई ने पेपर कैंसिल नहीं किया। बस जिस कोचिंग सेंटर का नाम था उस क्षेत्र के थाना अधिकारी को सूचित कर दिया गया। सीबीएसई को जीमेल आईडी से मेल भेजा गया था, इसलिए क्राइम ब्रांच ने गूगल से भी जानकारी मांगी। दूसरी बार आगाह करने के बावजूद सीबीएसई ने पेपर्स कैंसिल क्यों नहीं किए? अगर पुलिस को इत्तला दी गई थी सीबीएसई द्वारा, जैसे कि वो दावा कर रही है, तो पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ? सीबीएसई पेपर लीक मामले में क्राइम ब्रांच बहुत तेज़ी से जांच कर रही है। सिलसिले में अब तक 48 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। राजेंद्र नगर में कोचिंग चलाने वाले विक्की को एक बार फिर से क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक क्राइम ब्रांच दरअसल उस विसल ब्लोअर को तलाश कर रही है जिसने सीबीएसई को पेपर लीक के बारे में आगाह किया था। पुलिस को लगता है कि सीबीएसई को तमाम शिकायतें देने वाला ये एक ही शख्स है और इस केस से जुड़ी तमाम जानकारियां उसके पास है। सीबीएसई को लगता है कि सीबीएसई को लगातार अलग अलग तरीकों से फैक्स के जरिए, कुरियर के जरिए और मेल के जरिए अलर्ट करने वाला ये विसल ब्लोअर एक ही शख्स है जो इस मामले को सुलझाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक 12वीं का इकोनॉमिक्स का पेपर 10 व्हाट्सएप ग्रुप पर लीक हुआ था और ये व्हाट्सएप ग्रुप में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं जिसमें ट्यूटर्स और स्टूडेंट भी शामिल हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच लगातार लोगों से पूछताछ कर रही है। क्राइम ब्रांच का कहना है कि अब तक इस मामले में किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा गया है, लेकिन किसी को अब तक क्लीन चिट भी नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। सीबीएसई पेपर लीक मामले में खुलासा करने वाले चंदन गुप्ता से भी रोमान ने बात की। हमारे साथ चंदन गुप्ता मौजूद हैं जिन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके सबसे पहले बताया था कि सीबीएसई का 10th का पेपर लीक हो गया है। चंदन, क्या हुआ था? कैसे आपको पेपर लीक के बारे में जानकारी मिली थी? और सर, ह्यूमर्स तो बहुत ज़्यादा थी 10 से पहले भी और 10 से पहले भी और 10 के बाद भी। तो मेरे पेपर से आया था 27 की नाइट को, एक क्लास रखी थी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो उनको पढ़ाने के लिए जब मैंने क्लास रखी तो जो स्टूडेंट्स थे काफ़ी एक्साइटेड थे कि मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है, तो कह रहे पेपर है भैया, देख लो ये करा दो हम लोगों को। मैंने कहा, मैंने ये नहीं पूछा, मैंने कहा पेपर तो है, लग भी रहा कि आया हुआ है। तो सब कराने से पहले मैंने सोचा कि एक बार इन्फॉर्म करता हूँ। मुझे कंफर्म नहीं था कि पेपर आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंस देखते हुए एज अ लाइट वे में मैंने पीछे। किसने आपको पेपर दिखाया? स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ही के पेपर दिखाएंगे, मेरे पास तो था नहीं, क्योंकि सर 100 नंबर पे कॉल 100 नंबर पे कॉल कर दिया सर। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिर पेपर लीक के असली गुनहगार कौन है और उसमें चंदन गुप्ता से भी क्राइम ब्रांच ने जानकारियां ली हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल राज के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
मामला बड़ा है, देश के भविष्य से जुड़ा है, तो पुलिस भी मुजरिमों की तलाश में दिन रात एक कर रही है। लेकिन सियासत की गलियों में पेपर लीक कांड पर बवाल दिन ब दिन तेज हो रहा है। कांग्रेस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है और बीजेपी वाले राजनीति न करने की नसीहत दे रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड जो कभी सोचा नहीं था कि ये बोर्ड में भी ऐसी चीज़ हो सकती है, लीक हो गए, इसमें भी पता नहीं लग पा रहा सरकार को अभी भी कौन लोग जिम्मेदार हैं। और 28 लाख बच्चे जिस मानसिक तनाव से वो गुजर रहे होंगे, उनके परिवार गुजर रहे होंगे, ये सिर्फ लीक का मामला नहीं है, ये बच्चों के भविष्य का मामला है। हम जानते हैं कि ये जो भी हुआ वो अनफॉर्चुनेट है और इसका इस मजबूरन इनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। मतलब उनको इस तरह की तकलीफें हो रही है और दो प्राथमिकता है अभी सरकार की। पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द नोटिफाई करे डेट जब एग्ज़ाम होगा, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कल्प्रिट है, जिसने ऐसा गलत काम किया है, घिनौना काम किया है और जिस तरह इतना जो संगीन क्राइम किया है, उसके तह पे जाए। तो सीबीएसई पेपर लीक कांड के साथ साथ पश्चिम बंगाल की हिंसा जो है वो भी इस वक्त एक ज्वलंत मुद्दा बनी हुई है। रामनवमी के बाद से ही सुलग रहा है पश्चिम बंगाल। आसनसोल में हुई हिंसा फिलहाल तो थम गई, हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन लोगों के दिलों में खौफ अब भी बरकरार है। चारों ओर सन्नाटा पसरा है, इंटरनेट ठप है, कई इलाकों में धारा 144 लागू है, पुलिस और आरएएफ के जवान पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हिंसा के डर से कई लोग आसनसोल में अपने आशियाने को छोड़कर महफूज ठिकानों की ओर चले गए हैं और जब जो लोग बचे हुए हैं उनमें खौफ पसरा हुआ है। इस डर का फायदा चोर भी उठा रहे हैं। खबरों की माने तो इलाके में पिछले कुछ दिनों में ही 200 वारदातें चोरी के सामने आई हैं। आसनसोल में हुई हिंसा ने लोगों को कितना डरा दिया है, जरा आप भी देख सकते हैं। आसनसोल में कर्फ्यू जारी है क्योंकि यहाँ पे भारी हिंसा हुई थी। आसनसोल रानीगंज इलाके में कई लोग जो है जख्मी हुए हैं। इलाके में इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया गया है। आम लोग घरों से बाहर तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन डर का जो एक माहौल है ये पूरे शहर में दिख रहा है। आम लोग हैं, ज़रा इनसे बात करेंगे। थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था। वो लोग 10, साढ़े 10, 11 बजे करीबन वो लोग ऐसा एक बार दंगल आया, एकदम बम माने बम का माने हर हथियार लेके दुकान में आग लगा दिया। बम मारते हुए एकदम घुस गया अंदर तक। पब्लिक तो कोई है ही नहीं, पब्लिक नहीं है तो अब क्या किया जाएगा। मार खाया, जिसका तिसका घर लूट लिया, किसी का टीवी ले गया, किसी का पंखा ले गया, किसी का फ्रिज ले गया। हम लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि कितना गरीब आदमी का दुकान उड़ा दिया गया। आपका होटल सब तोड़ फोड़ कर दिया। यहाँ तरह डकैती छिनतोरी सब कुछ हो रहा है। ये आपका ये टीएमसी के राज में है, सब कुछ हो रहा है। आम लोग यहाँ पे घरों के बाहर आए हैं, आप देख सकते हैं। हम ज़रा कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाने के लिए यहाँ पे कि किस तरह से आम लोग घरों से बाहर आए हैं, लेकिन उनके पास कोई रोज़ी रोटी नहीं है, कामकाज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो हर रोज़ अपने हर दिन के खाने के लिए, कमाने के लिए उन्हें घरों से निकलना पड़ता है। अब वो बंद हो गया है कर्फ्यू की वजह से। अब आम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द शांति कायम हो, शांति वापस आए, ताकि फिर से उनकी जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसमें वो वापस जा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ आसनसोल से देवयानी चौबे, न्यूज़ नेशन। तो नेता बयान देते हैं, आरोप लगाते हैं, जांच का आश्वासन देते हैं, लेकिन परेशान आम आदमी होता है। और ये तनाव जो फैला हुआ है वो पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि बिहार में भी 14 दिनों में 6 जिलों में हिंसा की आग फैल गई है। शुरुआत 17 मार्च को भागलपुर में हुए उपद्रव से हुई थी, फिर औरंगाबाद सुलगने लगा और इसके बाद समस्तीपुर, मुंगेर, नालंदा में झड़पों की खबर आती है। और अब खबर नवादा से भी यही आ रही है कि वहां भी स्थितियां अच्छी नहीं। शुक्रवार को उपद्रवियों ने सड़क जाम कर दी, बस, ट्रक और दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ मचा दी। उग्र लोगों ने एक दुकान और बाइक को आग के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हवाई फायरिंग की, लाठी चार्ज कर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश की। और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिहार में फैली इस हिंसा पर एक पार्टी के 2 नेता दिनेश झा और मोहन पटवा की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन इस बवाल ने राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। आरजेडी खोलकर संघ और नीतीश सरकार पर निशाना साध रही है, उन्हें हिंसा का जिम्मेदार बता रही है और बीजेपी और संघ भी अब हमलावर मोड में आ गए हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मोहन भागवत आए हुए थे यहाँ बिहार में, 14 दिनों के लिए यहाँ आए थे। 14 दिन में यही ट्रेनिंग दे के गए थे। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मोहन भागवत जी का बिहार में आने का एजेंडा क्या था। ये पूरी तरीके से रामनवमी को डिज़ाइन कर करके वो गए हैं। जिस प्रकार से विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने औरंगाबाद के मामले में अपनी बात कही है, एक वर्ग विशेष के लोगों के मारे जाने के समाचार को इस प्रकार उछाला है,
वो इस बात की ओर साफ संकेत दे रहा है कि दंगा कौन फैलाना चाहता है। जिन लोगों ने बिहार में 14 साल तक जंगल राज दिया, बिहार को अराजकता की कगार पर ढकेल दिया, वे मोहन भागवत जी पर जो सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनके पास न नैतिक ताकत है न राजनीतिक समझ है। तेजस्वी यादव जिस प्रकार के लोगों से घिरे हैं, जिस प्रकार की राजनीति उनके पिता लालू यादव करते रहे हैं, उनसे इससे अधिक अपेक्षा नहीं की जा सकती है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही राजनीति की बिसात बिछने लगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वोट यात्रा पर हैं। अमित शाह ने आज दिन की शुरुआत सुतूर मठ से की है। उन्होंने यहां पर सुतूर मठ के प्रमुख से जीत का आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद वो मैसूर के शाही परिवार से मुलाकात करने पहुंचे। खबरों की माने तो अमित शाह सूबे में सियासत का नया गुणा भाग करने में जुटे हैं। सिद्धरमैया सरकार ने लिंगायत कार्ड खेलकर बीजेपी को चुनौती दी है। अब शाह उसकी कार्ड ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाह कर्नाटक में कांग्रेस के अहिंदा यानी अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति बना रहे हैं। कर्नाटक में करीब 1.5 करोड़ मडिगा दलित वोटर हैं और मडिगा दलितों में शरणा मधरा गुरु पीठ का खासा असर माना जाता है। तो शाह ने यहां करीब 40 मिनट तक मठ के महंत मधरा चेन्नैया स्वामी जी से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि ये समुदाय एससी कोटे के तहत आरक्षण की मांग कर रहा है, लेकिन सिद्धरमैया सरकार इसे तरजीह नहीं दे रही है। कभी रईस तो कभी ये दिल है मुश्किल जैसी फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों का विरोध तेज हुआ तो इन कई पाकिस्तानी कलाकारों का बोरिया बिस्तर हिंदुस्तान से बंध गया। लेकिन अब एक बार फिर बॉलीवुड का पाकिस्तान प्रेम जाग गया है। बताया जा रहा है कि फिल्म रेस 3 में गाने के लिए पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम को चुना गया है। इस गाने को बॉलीवुड के दबंग सलमान खान ने लिखा है और इसको लेकर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं कि बॉर्डर पर जवान शहीद हो रहे हैं और आप यहां कला के नाम पर प्रेम साध रहे हैं। रेस 3 जून 2018 को रिलीज होगी, लेकिन फिल्म में आतिफ असलम के गाने को लेकर एक बार फिर संग्राम तेज हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद मोर्चा खोल रहा है तो वहीं बीजेपी भी नसीहत देती दिख रही है। नहीं, हम तो बिल्कुल उनका विरोध करेंगे, क्योंकि आज हमारे भारत में एक से बढ़ के एक कलाकार हैं, एक से एक बढ़ के गायक हैं। अगर उनको पाकिस्तानी ही प्यारा है तो मैं तो ये कहूँगा कि वो भी पाकिस्तान में जाके वहीं उनकी वो करें, गुणगान करें। हमारे यहाँ कोई आवश्यकता उनकी नहीं है। कितने सारे टीवी शोज़ आते हैं और उसमें एक से एक प्रतिभा, हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चे, गरीब घरों के बच्चे ऐसा सिंगिंग करते हैं, ऐसा गाना गाते हैं कि ऐसा लगता है कि इनसे अच्छा कौन हो सकता है। ऐसे समय में हमारे देश की प्रतिभाओं को निगलेक्ट करते हुए और फिर पाकिस्तान जाएं और पाकिस्तान से जाके लेकर आएँ और यहाँ पर गवाएं, ये तो भारत के प्रतिभाओं का अपमान है। असलम जो पाकिस्तानी सिंगर है, उससे ज़्यादा कैपेसिटी, उससे ज़्यादा अच्छी कला रखने वाले लोग हमारे भारत में भी हैं। मैं चाहूँगा कि आप भारत में रहने वाले भारत के सिंगर्स को प्रमोट कीजिएगा। चलिए, सलाह सब दे रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड अपनी मर्जी से ही पाकिस्तानी कलाकारों को ही तरजीह देता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल अपराध जगत में क्या कुछ हो रहा है जान लेते हैं क्राइम व्यू में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में शख्स की धारदार हथियार से हमला कर हत्या। मृतक रेलवे में नौकरी करता था और बोरिया कला इलाके में प्रेमिका से मिलने आया था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। दारागंज इलाके में 2 युवकों की हत्या कर शव जला दिए गए। पुलिस कर रही है जांच। उत्तर प्रदेश के ही अमरोहा में 100 से ज्यादा बंदरों की रहस्यमय मौत। बंदरों को जहर देकर मारने का शक। जांच में जुटा स्वास्थ्य और वन विभाग। राजस्थान के जयपुर में एटीएस ने पकड़ी नोटों की बड़ी खेप। हवाला के जरिए लाई गई थी रकम। एटीएस कर रही है टेरर फंडिंग के एंगल से मामले की जांच। एमपी के नीमच में बस में हुई महिला यात्री से छेड़छाड़। लोगों ने आरोपी कंडक्टर और चालक को पुलिस को सौंपा। जयपुर से इंदौर जा रही थी बस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 5 साल की बच्ची को लगी गोली। गांव के ही एक शख्स पर लाइसेंसी बंदूक से गोली चलाने का लगा आरोप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजियाबाद को नई सौगात दी। योगी आदित्यनाथ ने 10 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया। 6 लेन की एलिवेटेड रोड यूपी गेट से सीधा राजनगर एक्सटेंशन को जोड़ेगी, जिससे दिल्ली से मेरठ जाने वाले यात्रियों को जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा। यह सिंगल पिलर पर बनने वाली देश की सबसे बड़ी एलिवेटेड सड़कों में से एक है। योगी ने गाजियाबाद में 1700 करोड़ के विकास कार्यों का भी ऐलान किया। इस मौके पर गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने एलिवेटेड रोड को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। हालांकि समाजवादी पार्टी ने इस पर तंज कसने में देरी नहीं लगाई।
आइए आपको बता दें एलिवेटेड रोड की खासियत क्या कुछ है। इसकी कुल लंबाई है 10.3 किलोमीटर। यूपी गेट से शुरू होकर राजनगर एक्सटेंशन तक जाएगी। कुल 287 पिलर मौजूद हैं। रोड बनाने में 1148 करोड़ रुपए की लागत आई। 2 नवंबर 2014 से निर्माण का काम शुरू हुआ। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। 4000 गाड़ियां प्रति घंटा गुजरेंगी। और जेल में दी जा रही है पुरोहित बनने की ट्रेनिंग। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन जबलपुर के सेंट्रल जेल में आजकल कैदियों को कुछ ऐसा ही सिखाया जा रहा है। वैसे कैदियों के रिहैबिलिटेशन के लिए वहां कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, लेकिन पूजा करने का तरीका भी उनमें से एक नया कार्यक्रम है। 6 महीने की ट्रेनिंग के कार्यक्रम के दौरान कैदियों को जेल में शास्त्रों, गणेश पूजन, आरती, विवाह कराने, सत्यनारायण कथा सुनाने और भागवत का पाठ करने जैसी शिक्षाएं दी जा रही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कैसे धोनी बन गए हैं रजनीकांत के फैन और रजनी के अंदाज में बोल रहे हैं डायलॉग। धोनी बने रजनी के फैन। क्या रे सेटिंग हरभजन ने बोले नाना पाटेकर के डायलॉग। काला कैसा नाम है रे। मैदान पर अपने बल्ले से विरोधियों को मात देने वाले धोनी अब बन गए हैं एक्टर। रजनीकांत के स्टाइल में बोल रहे हैं डायलॉग। क्या रे सेटिंग बल्ला छोड़ धोनी ने थामा एक्टिंग का हाथ। लेकिन जरा ठहरिए, अगर आप सोच रहे हैं कि धोनी किसी फिल्म के लिए डायलॉग बोल रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि धोनी रजनीकांत की आने वाली फिल्म काला को प्रमोट कर रहे हैं। दरअसल रजनीकांत की आने वाली फिल्म काला और चेन्नई सुपर किंग्स का एक मैशअप वीडियो रिलीज हुआ है। वीडियो में रजनीकांत, महेंद्र सिंह धोनी, हरभजन सिंह, मुरली विजय और ड्वेन ब्रावो नजर आ रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या रे सेटिंग धोनी के फैंस को धोनी का ये अंदाज खूब पसंद आ रहा है। सेटिंग और माही भी एक बार फिर से अपने बल्ले की धूम से चेन्नई सुपर किंग्स को चैंपियन बनाना चाहेंगे। इसलिए धोनी कोई भी तनाव नहीं लेना चाहते और अपने ऐसे ही कूल अंदाज से धोनी विरोधी टीम पर वार कर चेन्नई को एक और खिताब जिताने की कोशिश में जुट गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन। और हिंदुस्तान में जितनी तेजी से लोग करोड़पति बनते हैं, उतनी तेजी से देश छोड़कर प्रवासी हो जाते हैं, यानी कि पैसा यहां से लेते हैं और लूट कर भाग जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 14 साल में 61,000 करोड़पति भारत से जाकर टैक्स हेवंस देशों में बस गए हैं। मोदी सरकार के आने के बाद से 21,000 से अधिक मिलेनियर्स ने भारत छोड़ दिया। 2014 से अब तक करीब 23,000 करोड़पति एनआरआई हो चुके हैं। 2017 में ही 7,000 करोड़पति पलायन कर गए थे। और दुनिया में क्या कुछ हलचल है, ये देखते हैं वर्ल्ड व्यू। तंजानिया के सफारी पार्क से आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें। फैमिली ट्रिप के दौरान गाड़ी में कूदकर बैठ गया चीता। बाद में चीता गाड़ी के हुड पर भी चढ़ गया। इस दौरान गाड़ी में बैठा शख्स शांत बैठा रहा और चीते के जाने का इंतजार करता रहा। थाईलैंड में चलती बस में लगी आग। हादसे में 20 शरणार्थी मजदूरों की हुई मौत। 27 घायल मजदूरों का इलाज जारी। चीन ने लॉन्च किए 2 बेइतो सैटेलाइट। शीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से छांगचंग 3 रॉकेट के जरिए 30वां और 31वां बेइतो नेविगेशन उपग्रह छोड़े गए। सैटेलाइट के जरिए ट्रैकिंग सिस्टम को मिलेगी मजबूती। खतरे से बाहर आई रूस के पूर्व जासूस की बेटी। ब्रिटेन के सेलिसबरी में सेर्गेई स्क्रिपॉल और उनकी बेटी यूलिया पर नर्व एजेंट कहे जाने वाले रासायनिक हथियार से हमला किया गया था। ईस्टर के मौके पर बेल्जियम में चॉकलेट फेस्टिवल। सैकड़ों तरह की चॉकलेट का एग्जीबिशन। गोरिल्ला से लेकर हाथी, घोड़े, जेवरा जैसी आकृति वाली चॉकलेट को पसंद कर रहे हैं लोग। आंग सान सूची के करीबी विन मिंट बने म्यांमार के नए राष्ट्रपति। पूर्व राष्ट्रपति हू तिन चौ ने पिछले हफ्ते अचानक इस्तीफा दे दिया था। और दुनिया की हलचल के बाद आप जान लेते हैं रुपहले पर्दे पर यानी बॉलीवुड की दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। सिनेमा व्यू। तब्बू की अपकमिंग सस्पेंस साइको थ्रिलर फिल्म मिसिंग का नया पोस्टर आउट। पोस्टर में एक्ट्रेस तब्बू हैरान और अवाक दिख रही हैं। 20 अप्रैल को रिलीज हो रही राजकुमार राव की फिल्म उमोर्टा का नया पोस्टर भी हुआ आउट। फिल्म में खूंखार आतंकवादी अहमद उमर सईद शेख के किरदार में राजकुमार आएंगे नजर। यामी ने इंस्टाग्राम पर पोल डांस प्रैक्टिस का वीडियो फैंस के साथ शेयर किया। वीडियो में यामी काफी खुश नजर आ रही हैं। अमिताभ ने अपनी साउथ इंडियन फिल्म सेरा नरसिंगा रेड्डी का
लुक ब्लॉग पर जारी किया। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में शुरू हो गई है। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी की इस फिल्म में अमिताभ का कैमियो रोल है।